नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सरकार बैठी हुई है, आए दिन उनके पार्टियों के अंदर की कला सामने आती है। लेकिन एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया था और ये कहा गया था बीजेपी के कई नेता हैं जो एनसीपी में आना चाहते हैं। अब ये जो न्यूज़ चैनल इस तरीके की खबरें दे रहे थे, जो नेता इस बारे में दावा कर रहे थे, कितनी सच्चाई है इस पर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आ गया है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा ऐलान भी किया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि जो पिछले दिनों ये खबरें चल रही थी कि शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गठबंधन की बात कर सकते हैं, उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस के उस बयान का, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि भाजपा भविष्य में महाराष्ट्र में अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आने वाले समय में कई नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी महाराष्ट्र में भविष्य में अपने बलबूते पर सरकार बनाए। इससे पहले आपने देखा कि बाला साहब सानप जिस तरीके से बीजेपी में शामिल होते हैं और उसी मौके पर यह देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जाता है। इससे पहले आपने देखा कि एक बयान आया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल के तरफ से। उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने के लिए भाजपा के 10 विधायक संपर्क में थे और देवेंद्र फडणवीस ने उन्हीं के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने यह टिप्पणी उस कार्यक्रम में की है जहां पर नासिक में शिवसेना के पूर्व विधायक बाला साहब सानप भाजपा में शामिल हुए थे। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह कहा गया है कि पार्टियों द्वारा इस तरह के दावे ये सुनिश्चित करने के वास्ते किए जा रहे हैं कि नाखुश विधायक शिवसेना, कांग्रेस और रांकपा वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को नहीं छोड़े। यानी कि एक तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि बाकी जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी एनसीपी में आना चाहते हैं, कांग्रेस में शामिल होने चाहते हैं। ये उनको दिखाया जा रहा है। जो नाराज विधायक हैं कांग्रेस में, जो नाराज विधायक हैं एनसीपी में, उनको इस तरीके की बातें बताई जा रही है। शिवसेना में जो नाराज चल रहे हैं उनको भी इसी तरीके की बातें बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपने देखा कि कई ऐसे न्यूज़ चैनल जो महाराष्ट्र में हैं वो आए दिन कांग्रेस के, शिवसेना की तरफ इस तरीके से बातें करते रहते हैं। तो वहाँ का जो मीडिया है जिस तरीके से चीज़ों को दिखा रहा है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनका भी ये कहना है कि कितना भी ये दिखा लें इस प्रकार की जो खबरें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता है। सच्चाई वहाँ पर ये है कि नेता और जो मंत्री हैं उनके आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में उनकी बन नहीं रही है, छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए उनके तरफ से इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो इससे उसके घटक दलों के लिए राजनीतिक आधार कमजोर हो जाएगा और इसका फायदा भाजपा को होगा। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने आगे बताया, उन्होंने कहा कि पार्टियों ने हमें अपने बल पर अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दिया है और हमें एक ऐसी पार्टी बनानी होगी जो अपने दम पर सरकार बनाए। यानी कि किसी के भी गठबंधन की या फिर किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले यहाँ पर एक अहम बात और हो जाती है और सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद शरद पवार और अजित पवार जिस तरीके से नाखुश थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे, तो ये कहा जा रहा था कि शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं, यानी कि बात बन सकती है उनकी एनसीपी और बीजेपी की महाराष्ट्र में। लेकिन अब इसको पूरी तरीके से खारिज देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, क्योंकि जनता भी इस पर सवाल खड़े कर रही थी और जनता का यह कहना है कि लेफ्ट में यानी कि कितनी भी पार्टियां वहां पर बैठी हों, बीजेपी के जो इस वक्त विपक्ष में है, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं है। बीजेपी को अपने दम पर वहां पर सरकार बनानी चाहिए, अकेले उनको चुनाव लड़ना चाहिए। जनता भी यही कह रही थी और देवेंद्र फडणवीस का अगर इस तरीके से बयान आता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है महाराष्ट्र की जनता के लिए भी। भाजपा के सभी विधायक एकजुट हैं, देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दावा किया है। साथ ही उनका यह भी दावा है कि उनकी पार्टी में शामिल होने वाले लोग परिपक्व और राजनीति को समझते हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी या संपर्क देश का भविष्य नहीं है। इसके साथ देवेंद्र फडणवीस का यह भी बयान था, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस देश का वर्तमान और भविष्य दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने तंज कस दिया है और राहुल गांधी पर भी उन्होंने एक बड़ा करारा हमला बोल दिया है। और इससे पहले हमने देखा कि इसको लेकर शरद पवार ने भी राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके से बयानबाजी की थी, ये समझ में आ रहा है कि जो वहाँ पर सरकार बैठी हुई है, जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार अव्यवस्था फैलाया है, उस सबसे तो उनके नेता नाराज चल रहे हैं। लेकिन कहीं वो बीजेपी में शामिल ना हो जाए, इसीलिए उनको बार बार इस तरीके की खबरें बताई जाती हैं। इस तरीके की खबरें उनको बताकर ये कहा जाता है कि वो इसी पार्टी में रहें, बीजेपी में शामिल ना होने जाएं। देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी बात का जिक्र किया है
और वहाँ का जो मीडिया है वो शिवसेना और बाकी इन लोगों के पार्टियों के बारे में जिस तरीके से गुणगान गाता रहता है, ये तो जग जाहिर है। वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को छुपाया जाता है, किस तरीके से शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, जो सच्चाई है वो जनता को पता नहीं चलती है। और इसी बीच अर्णब गोस्वामी ने भी ये दावा किया था, उन्होंने ऐलान किया था कि जल्द ही मराठी चैनल आएगा, और इसीलिए वहाँ की जो जनता है वो भी ये इस बात के उम्मीद में थी, और इसके साथ ही पूरे देश की भी जनता थी कि वहाँ की जो खबरें हैं वो सच्ची खबरें बाहर निकल कर आएँ। और इसीलिए अर्णब गोस्वामी को ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द उनको ये चैनल लाना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से उन पर प्रेशर बनाती है, लगातार उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ महाराष्ट्र की, और इसीलिए इस सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार अर्णब गोस्वामी पर अटैक कर रही है। तो सच्चाई क्या है ये जनता तक पहुँचे। बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, उस पर मीडिया ने काफ़ी ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिसको कवर ही नहीं किया। आपने देखा कि किरीट सोमैया ने कितने सारे खुलासे किए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कभी भी उन खुलासों को नहीं कवर करता है, और ना ही वो दिखाता है कि इस तरीके से ये चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। चाहे वो बिजली घोटाला हो, या इसके साथ हमने देखा पानी घोटाला भी सामने आ गया, इसके साथ भूमि का घोटाला। अब ये कांजूर मार्ग पर जो प्रोजेक्ट शिफ्ट किया गया उसमें भी किस तरीके से घोटाला सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट इसलिए शिफ्ट किया गया कि वहाँ पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी, तो उसमें भी घोटाले होंगे। अब इस सब को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से मौन बैठी हुई है। इतने बड़े बड़े घोटाले, भूमि घोटाले, बीएमसी का घोटाला सामने आने के बाद ना तो संजय राउत इस पर बयान देते हैं, ना ही उद्धव ठाकरे इस पर बयान देते हैं। आदित्य ठाकरे से जब सवाल पूछा जाता है तो उनको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती है। तो वो मीडिया है जो उनके बारे में ही जाकर उनसे इस तरीके से सवाल पूछता है, जो उनको अच्छे लगे, जो उनको पसंद आए वैसे ही सवाल। जो सही सवाल है वो रिपब्लिक मीडिया पूछता है, और इसीलिए रिपब्लिक मीडिया पर इस तरीके से अटैक किए जाते हैं। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहाँ की जो राजनीति है, एक तरफ तो उनके जो चाहे वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो, उनके जो नेता हैं आपस में भिड़कर सड़कों तक पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं, तो इस बात की भी चर्चा होती है। उद्धव ठाकरे भी इससे घबराए हुए थे, सोनिया गांधी भी इससे घबराई हुई थी। लेकिन अब जब देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आ गया है तो उद्धव ठाकरे ने राहत की सांस तो ली होगी कि शरद पवार की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बनने वाली है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए है। और शिवसेना ने अपना जो जनाधार था वो पहले ही खो दिया है जब उन्होंने गठबंधन किया था। तो बीजेपी के लिए फायदा तो बहुत ही हो रहा है महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की वजह से, लेकिन इसमें सबसे बड़ा घाटा किसी का हो रहा है तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ रहते तो वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, आने वाले दिनों में उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा भी छोड़ दी। राम मंदिर को लेकर आए दिन बयानबाजी की जाती है, और उन्हें इस बात का डर भी है क्योंकि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी उनके तरफ से की जाती है, वो ये साफ कह रहे हैं कि चंदा मांगने जो लोग जाते हैं राम मंदिर पर, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लोग हैं, इससे उनको फायदा मिल रहा है। तमाम आरोप संजय राउत ने लगाए थे, सामना में उन्होंने लिखा था। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो जनता है उससे पकड़ बीजेपी की बन रही है, और इसीलिए शिवसेना घबराई हुई है। शिवसेना को ये लगता है कि राम मंदिर पर कहीं बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ा खेल न खेल जाए, कहीं बीजेपी को इससे फायदा ना मिल जाए। अब बीजेपी चाहे राम मंदिर हो या संत समाज को लेकर, हमने देखा कि पालघर का मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया, लेकिन सरकार उस पर खामोश थी और आज तक उस बारे में कोई भी सच्चाई निकलकर सामने नहीं आती है। बाकी लोगों को भी बेल मिल जाती है क्योंकि चार्जशीट ही दायर नहीं होती है। तो इस सब चीज़ों से वहाँ की जो जनता है वो अवगत है, और इसीलिए शिवसेना को बड़ा झटका लगने वाला है। इसके साथ ही हमने देखा कि मंदिरों को खोलने के लिए भी संत समाज विरोध प्रदर्शन पर बैठा हुआ था, अनशन पर बैठा हुआ था, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी। उद्धव ठाकरे ने बात करना भी उचित नहीं समझा। तो इसको लेकर जो संत समाज है वो भी आक्रोशित चल रहा है। जो तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ पर चल रही है उससे भी लोग परेशान हैं। वहाँ पर हमने देखा लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहाँ पर एक खास वर्ग समुदाय को छूटें दी जा रही थी। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते जा रहे थे, तो वहाँ की जो आम जनता है वो भी इस बात को समझ रही है। बेस्ट सीएम का जो अवार्ड है वो वही दे रहे हैं जिनको फंडिंग हो रही है, जिनको बेस्ट सीएम का अवार्ड देने के पैसे मिल रहे हैं। यानी कि वो कुछ फिल्मी हस्तियां जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार खड़ी हो जाती है महाराष्ट्र की, और ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया के बचाव में खड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर बीजेपी ये दावा करती है कि हम 2-3 महीने के अंदर सरकार बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर सरकार गिरने वाली है। लेकिन अब जब ये कहा जाता है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि हम अपने बलबूते पर आने वाले दिनों में सरकार बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम मजबूती से अपनी सरकार को लाएंगे और अकेले
अकेले दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अभी भी अगर सरकार गिरती है तो वैकल्पिक जो सरकार है वो बीजेपी देगी, और इसके साथ बाकी जो विधायक हैं वो चाहे शिवसेना के हों या फिर एनसीपी के हों या कांग्रेस के हों, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अभी ये ऑप्शन बचा हुआ है। ये जो कहा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, ये अगले विधानसभा चुनाव के लिए कहा गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पर शिवसेना या फिर कांग्रेस या एनसीपी का क्या बयान आता है, या संजय राउत इस बारे में क्या बयानबाजी करते हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।